श्री कृष्णा और हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र। हमने श्वसन प्रक्रिया को पढ़ा था, उसके बारे में श्वसन को अंतः श्वसन बहिःश्वसन प्रक्रिया जो थी स्वातन के अंतर्गत वो भी हमने पढ़ ली। और अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन के यदि प्रकार की बात करें यानी कि दो प्रकारों में से डिवाइड हम कर लेते हैं। दो प्रकारों में पहला क्या है, एक तो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सी श्वसन और एक है अनोक्सी श्वसन। क्या है, एक तो ऑक्सी श्वसन और एक है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। सबसे पहली बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्सी श्वसन के बारे में। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और श्वसन यानी कि श्वसन। तो वह श्वसन जो किसकी उपस्थिति में संपन्न होगा, ऑक्सीजन की O2 की उपस्थिति में। जो ऑक्सीजन हो रहा है वो कौन सा है, जो श्वसन हो रहा है वो कैसा है, ऑक्सी श्वसन है। कहाँ पर संपन्न होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। यह संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इसमें यदि देखें कि ऑक्सी श्वसन में हो क्या रहा है, तो इसमें होता है कि ग्लूकोज वही एटीपी और CO2 में टूटता है। क्या होगा इस प्रक्रिया में, ग्लूकोज का एटीपी CO2 जल इनमें टूटेगा। एटीपी में जब बन रहा है तो इन एटीपी की संख्या की यदि बात करें कि कितने एटीपी का निर्माण होता है, कितने एटीपी अणुओं का निर्माण ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत हो रहा है, तो इसमें आपको ऑप्शन में 36 या फिर कितनी मिल सकती है, 38। कोई सा एक राइट होगा। यानी यदि ये बात करें, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जा सकता है कि ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत एटीपी कितने एटीपी अणुओं की ऊर्जा मुक्त होती है, तो 36 या फिर 38 दोनों ही आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा। ये था ऑक्सी श्वसन के बारे में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भाग में ये संपन्न हो रही है। और ग्लूकोज का एटीपी और CO2 में जब टूटती है तो इसमें एटीपी के कितने अणुओं की संख्या 36 या फिर 38 एटीपी के अणुओं की निर्माण हो रही है। दूसरी बात करते हैं किसकी, अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन की बात करें तो अनोक्सी का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, यानी कि इसमें क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न। और होती कहाँ पर ये प्रक्रिया, ये होती है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में संपन्न, कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया अनोक्सी श्वसन की संपन्न है। और इसमें कितने एटीपी का निर्माण होगा, तो केवल 2 ही एटीपी का निर्माण इसमें होता है। एटीपी के अणुओं की यदि बात करेंगे, एटीपी के कितने अणुओं की संख्या यहाँ पर बन रही है, तो कितनी, 2 एटीपी, 2 एटीपी अणुओं की ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ग्लूकोज का एटीपी और CO2 में जब टूटता है तो एटीपी के 36 या फिर 38 अणु हमें प्राप्त होते हैं। और अनोक्सी श्वसन जब हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर उपलब्धता नहीं होती, तो वो कहाँ पर प्रक्रिया संपन्न हो रही है, कोशिका द्रव्य में। एटीपी के कितने अणुओं की ऊर्जा मुक्त होती है, 2 अणुओं की ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे कि अनोक्सी श्वसन है वो हम देखें कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इस अनोक्सी श्वसन की बात करें, जब हम बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं या फिर कसरत करते हैं, कोई कठिन परिश्रम का यदि कार्य कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, कोशिका है उनको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर अनोक्सी श्वसन हो जाता है। यानी क्या करे, कोई व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कसरत या व्यायाम कर रहा है,
तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण क्या हो जाता है, अनोक्सी श्वसन हो जाता है। और अनोक्सी श्वसन होने के कारण जो पेशीय कोशिकाएं हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल आगे जाकर किसमें, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, और जिसके कारण वहाँ पर हमें क्या होगी, पायरुवेट में जो बदल जाता है वहाँ पर क्या होगी, दर्द की संवेदनाएं हमें मिलती है। यानी अनोक्सी श्वसन में अत्यधिक मात्रा में व्यायाम या फिर कसरत जब करता है व्यक्ति तो वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण कौन सा श्वसन हो जाता है, अनोक्सी श्वसन। और इस अनोक्सी श्वसन होने के कारण में जो पेशियाँ हैं उनमें क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जिसके कारण हमें क्या होता है, उन वहाँ पर दर्द की संवेदनाएं या फिर दर्द अनुभव होता है। एक इसका एग्जाम्पल है और कि ब्रेड का जो निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, सेकेरेमाइसीटीज सेरेबेसी के द्वारा। ये एक कवक का नाम है। इसमें भी ब्रेड का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है, अनोक्सी श्वसन। यानी ब्रेड का निर्माण जब हम देखते हैं तो किसके द्वारा, सेकेरेमाइसीटीज सेरेबेसी, ये एक कवक का नाम है। और इस कवक को जब अनोक्सी श्वसन की उपस्थिति में क्या होता है, ब्रेड का निर्माण किया जाता है। और देखिए तो जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल इसका निर्माण भी कौन सी प्रक्रिया में होता है, अनोक्सी श्वसन में। अनोक्सी श्वसन की उपस्थिति, अनोक्सी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, वहाँ पर एथेनॉल का निर्माण, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। यदि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती तो फिर एथेनॉल का निर्माण नहीं होता, वहाँ पर अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कि जहरीले हो सकते हैं। या फिर इसका एक एग्जाम्पल और होता है, कौन है, गोबर गैस। गोबर गैस जो संयंत्र है उसमें भी इस गैस का निर्माण किसकी प्रक्रिया के द्वारा होता है, अनोक्सी श्वसन के द्वारा संपन्न होता है। तो ये था श्वसन का प्रकार। इसमें आपको एग्जाम्पल है वो कुछ ध्यान रखने हैं कि अत्यधिक परिश्रम या व्यायाम के समय कैसा अनोक्सी श्वसन, ब्रेड का निर्माण सेकेरेमाइसीटीज सेरेबेसी कवक के द्वारा अनोक्सी श्वसन, और एथेनॉल का निर्माण भी कैसी प्रक्रिया है, अनोक्सी श्वसन। और गोबर गैस का निर्माण जो गैस का संयंत्र लगा रखे उसमें भी कैसी प्रक्रिया है, अनोक्सी श्वसन। और अब हम देखते हैं कि श्वसन पथ में किस तरीके से श्वसन संपन्न हो रहा है। यानी कि श्वसन पथ यदि देखें, श्वसन पथ यानी जब हम एक कोशिका की बात करते हैं उसमें किस तरीके से संपन्न हो रही है। तो पहली प्रक्रिया का एक नाम आता है ग्लाइकोलाइसिस, और आपको पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो जो हमने करे हैं उनमें। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है एक क्या होती है, लिंक रिएक्शन। एक होता है क्रेब्स चक्कर, और एक हमारी होती है ETS। क्या प्रक्रिया है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये हमारी इतनी प्रक्रिया, जब हम कोशिका की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से हमने एक कोशिका बना रहे हैं, यानी ये क्या हमारे पास में कोई एक कोशिका है। देखिए यदि कोशिका की बात करें हमारे, एक साधारण सा हम इसमें डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले कोशिका में किसकी है मात्रा, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का किस में रूपांतरण, पायरुवेट या फिर पाइरुवेरिक अम्ल में, पायरुवेट। इसमें टूटना क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया ये कहलाती है
ग्लाइकोलाइसिस। इसी प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये हमने किसका चित्र बनाया है? कोशिका का। कोशिका में जब ग्लूकोज की भंडारण हो रखा है, उसमें उस ग्लूकोज का पाइरूवेट में या फिर पाइरूविक अम्ल में टूटना क्या प्रक्रिया कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद में आगे देखिए, ये किस में टूट सकता है? एथेनॉल में। किस में टूट सकता है? एथेनॉल में। और यदि इसको क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। यहाँ पर इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये आगे कहाँ पर संपन्न होगा? जैसे कि यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मान लीजिए कि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से हमें बना हुआ है। जब इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन मिलने के बाद में प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है? इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स वाले भाग में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम आगे, इसका टूटना क्या कहलाएगा? लिंक रिएक्शन। क्या कहलाएगा? लिंक रिएक्शन। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत एक डायग्राम के रूप में बताए, बाकी हमें आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको बारी बारी से हम जब देखते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या बताई है? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पर संपन्न हो रही है? यहाँ पर होता है कोशिका द्रव्य। क्या चीज़ होता है? कोशिका द्रव्य। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें हो क्या रहा है? ग्लूकोज का पाइरूवेट या फिर पाइरूविक अम्ल में टूटना। ग्लूकोज का पाइरूवेट या फिर ग्लूकोज का पाइरूवेट या फिर पाइरूविक अम्ल में टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस से कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस कैसा हो सकता है? वायवीय श्वसन भी हो सकता है, वायवीय या फिर अवायवीय, दोनों ही प्रक्रिया में संपन्न हो सकता है। यानी इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो भी संपन्न होगा और यदि नहीं है तो भी संपन्न हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में आपको बता दूं यहाँ पर कितने एटीपी का निर्माण होता है? 4 एटीपी का। कितना? 4 एटीपी निर्माण यहाँ पर पहले ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ही हो जाता है। और 2 एटीपी वापिस इस प्रक्रिया में क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। 4 एटीपी तो क्या बनी है? सबसे पहले कुल, इसमें से 2 एटीपी क्या हो जाएगी? खर्च। वापिस खर्च होगी तो यहाँ पे हमें लास्ट में कार्य हेतु शुद्ध लाभ जो एटीपी का मिलेगा, शुद्ध लाभ एटीपी के रूप में, वो कितनी एटीपी है? 2 एटीपी है। बात समझने वाली यहीं तक है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में शुद्ध लाभ के रूप में कितनी एटीपी हमें मिलेगी? तो 2 एटीपी मिलेगी। आगे हम देखते हैं लिंक रिएक्शन। ये जो लिंक रिएक्शन आपको यहाँ पर बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, ये कब संपन्न हो रही है? क्या बताया आपको? यहाँ पर इसको क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है यानी कि ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय अवस्था आ जाती है तो ये पाइरूवेट है वो किस में टूट जाएगा आगे? तो ये पाइरूवेट टूट जाता है आपका एसिटिल कोएंजाइम में। किस में टूट जाएगा ये आगे जाकर? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये जब इसका प्रोडक्ट बन रहा है पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये टूट जाता है एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम में टूट जाता है और एसिटिल कोएंजाइम में टूटता है। ये प्रक्रिया कहलाती कहाँ पे संपन्न हो रही है? आपको क्या बताया था? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स वाले भाग में ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। कौन सी? लिंक रिएक्शन। कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर संपन्न हुआ है? कोशिका द्रव्य में। देखिए कहाँ पर संपन्न हुआ ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया? कोशिका द्रव्य में। हुआ क्या है? ग्लूकोज का पाइरूवेट या फिर पाइरूविक अम्ल में टूटा है और वो प्रक्रिया वायवीय या फिर अवायवीय दोनों ही अवस्था में हो सकती है। इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो भी टूटेगी, नहीं मिल रहा तो भी टूटेगी। आगे जब देखते हैं कि ये पाइरूवेट है वो किस में टूट रहा है या फिर पाइरूविक अम्ल है वो किस में? एसिटिल कोएंजाइम में। तो वो प्रक्रिया कहलाती है लिंक रिएक्शन। और ये लिंक रिएक्शन हमेशा ही कहाँ पर संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होगी। ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध टोटल तो कितनी बनी थी? 4 एटीपी। 2 एटीपी वापस खर्च होने के कारण शुद्ध लाभ के रूप में कितनी एटीपी प्राप्त हुई? 2 एटीपी हमें प्राप्त होगी। अब आगे देखते हैं कि क्रेब्स चक्कर तीसरा कौन सा था? क्रेब्स चक्कर। इसी से आगे ये संबंधित है, लगातार क्रम के रूप में है।
ये एसिटिल को एंजाइम जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स वाले भाग में बना था, ये आगे किस में टूट जाता है? सिट्रेट में। किस में टूट जाएगा? सिट्रेट में। और सिट्रेट में टूटता है तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहते हैं? हमें क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ये कैसा चक्र है? क्रेब्स चक्कर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में, तो ग्लाइकोलाइसिस, फिर उस पायरुविक अम्ल का किस में? एसिटिल को एंजाइम में। ये प्रक्रिया कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और उस वापस एसिटिल को एंजाइम को यदि सिट्रेट में टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्र। और ये भी प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही संपन्न होती है। आगे हमारा चौथा बच्चा है कौन? ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की सहायता से होता क्या है? इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन की परिवहन के माध्यम, इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है उसी के माध्यम की सहायता से क्या होता है? NADPS2 FADH2 जैसे अणुओं का यहाँ पर ATP के रूप में बदला जाता है। पहले वहाँ पर इस ETS प्रक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है? NADPH2 या फिर FADH2, और साथ में क्या बन सकता है? GTP के रूप में भी हमें अणु प्राप्त हो रहे हैं। इस रूप में ये बदल देता है इलेक्ट्रॉन परिवहन के माध्यम से, और इनको आगे किस में बदला जाता है? फिर बाद में हमें ATP के रूप में अणु प्राप्त होते हैं। ये यहाँ तक की प्रक्रिया की सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, क्रेब्स चक्कर, ETS, और इन प्रक्रिया के बाद में हमें देखना क्या है कि यहाँ पर कितने कितने ATP के अणु हमें प्राप्त हो रही है, संख्या उनकी काउंट करनी है हमें। ये तो नॉर्मल था समझने वाला, जो कि समझ लिया। अब देखिए कि किस प्रक्रिया में कितने ATP का निर्माण हो रहा है। अभी आपको बताया सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया थी उसमें कितनी ATP का निर्माण हुआ था? 2 ATP। सबसे पहले 2 ATP का निर्माण, और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में इस 2 ATP के साथ में होता है 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण। कितना? 2 NADPH2 इनका निर्माण। एक NADPH2 अणु से कितने ATP के अणु प्राप्त होते हैं? 3। ध्यान रखना है, एक NADPH2 से कितने? 3। NADPH2 अणु के कितने मिले? 2, तो 3 दुए 6, तो 6 ATP कौन होगी? ये वाली। टोटल कितनी बन गई ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में? 2 ATP तो शुद्ध लाभ पहले ही था सीधा, और 6 ये हो गई। 6 और 2 टोटल मिलाकर हमारे पास में इनका लास्ट में जोड़ बन जाता है कितना? 8 ATP के अणु। फिर अगली प्रक्रिया हमने कौन सी देखी? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन की यदि बात करते हैं, इसको पहले आगे मिटो लेते हैं, दोबारा लिख लेंगे साथ साथ में ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। अगली प्रोसेस थी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में देखिए सीधे ATP का निर्माण नहीं हो रहा है। इसमें क्या बनता है? 2 NADPH2 के अणु बनते हैं। 2 NADPH2 के अणु बनेंगे, और एक NADPH2 से कितनी ATP? 3, तो 3 दुए 6, यानी कि कितनी ATP होगी? 6 ATP के अणु इससे प्राप्त हो गए। तीसरा हमने क्या देखा था? क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर की जब बात करते हैं कि क्रेब्स चक्कर में कितने ATP या फिर अणुओं का निर्माण हो रहा है, तो इसमें भी सीधे ATP के अणुओं का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है? 3 बनते हैं NADPH2। क्या चीज़ है? 3 अणु किसके? NADPH2। एक NADPH2 अणु कितनी ATP देता है? 3, तो 3 तिया 9, यानी टोटल कितनी? 9 ATP। उसके साथ में इसमें हमें प्राप्त होता है एक FADH2। एक अणु किसका? FADH2 का। और एक FADH2 से हमें ATP के अणु मिलते हैं कितने? 2। एक FADH2 है तो एक, और एक FADH2 से कितने ATP? 2, तो कितनी होगी फिर टोटल? 2 ATP के अणु इससे प्राप्त। और इसी के साथ में क्या होता है? एक मिलता है इसमें GTP का अणु। क्या मिलता है? GTP का निर्माण। और एक GTP से कितनी? एक ही ATP का निर्माण होता है। तो कितनी होगी फिर टोटल? एक ATP का अणु इससे मिल गया। ये किससे प्रोसेस चल रही है? क्रेब्स चक्कर से। यानी 3 NADPH2 अणु, तो एक NADPH2 से 3, तो 3 तिया 9।
एक FADH2, एक FADH2 से कितने 2 अणु ATP के, तो टोटल कितनी 2। और एक GTP का अणु प्राप्त होगा क्रेब्स चक्र में, और एक GTP से कितना ATP, एक ही, तो कितनी 1, 9 और 2 11 और 1 12, यानी एक क्रेब्स चक्र में कितनी प्राप्त हो रही है 12 हमें। पायरुविक अम्ल जो है उसमें कितने कार्बन होते हैं 3, यानी कि क्रेब्स चक्र जो वहां पर संपन्न हो रहा था उसमें के अंतर्गत क्या हुआ, इस क्रेब्स चक्र को एक ग्लूकोज का अणु टूटने के लिए इस क्रेब्स चक्र को कितनी बार संपन्न होना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि ग्लूकोज है उसमें कितने अणु होते हैं, क्या सूत्र है उसका C6H12O6। एक जो चक्कर संपन्न हो रहा है उसमें कितने कार्बन 3 ही कार्बन हमारे काम में आए, तो बाकी 3 और बच गए, यानी कि एक ग्लूकोज का अणु तोड़ने के लिए क्रेब्स चक्र को कितनी बार चलना पड़ेगा 2 बार। एक क्रेब्स चक्कर में कितना 12 ATP बने हैं, तो 2 क्रेब्स चक्कर पूर्ण होंगे तो फिर कितने हो जाएंगे 12 दुए 24, यानी कि पूरा जब क्रेब्स चक्कर संपन्न हो जाता है एक ग्लूकोज अणु को तोड़ने में तो हमें कितनी 24 ATP का हमें प्राप्त होती है। जब हम इन सभी को जोड़ते हैं, ये 24 क्रेब्स चक्कर वाली 6, ये 24 और 6 30, 30 और 8 कौन सी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, टोटल कितनी होगी, यानी एक तो क्या थी ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में हमने देखी कौन सी लिंक रिएक्शन, और उसके बाद में हमने देखा कौन सा क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में टोटल कितनी ATP मिली है 8, प्लस में लिंक रिएक्शन में कितनी मिली है 6, प्लस में क्रेब्स साइकिल जो था क्रेब्स चक्कर इसमें कितनी मिली है, टोटल क्रेब्स चक्कर जब कंप्लीट हुआ एक ग्लूकोज के अणु के लिए तो 24, जोड़िए कितनी होगी 24 और 6 30 और 8 है 38 ATP के अणु। तो इस तरीके से वो हमें 38 मैंने आपको या फिर 36 बताया था ना, वो संपन्न होता है। जो 2 कम हो जाती है उनके लिए कुछ एक अलग कंडीशन होती है वायवीय और अवायवीय, यदि कंडीशन लगाते हैं हम बीच में तो उनमें या तो 38 या फिर यदि बीच में वो खर्च हो जाए तो कितनी बहुत बार 36 भी ATP का निर्माण होता है। यानी कि इस तरीके से 38 या फिर 36 आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। टोटल कितनी बन रही है यहाँ पर 38, जब 2 वो खर्च हो रही है उसको न जोड़े तो कौन सी हो जाएगी 36 ATP का निर्माण हमारे पास में शुद्ध लाभ के रूप में होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये श्वसन तंत्र जो था उसका हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। थैंक्स, धन्यवाद।